नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट, जिला चंपावत, उत्तराखंड। प्रस्तुत व्याख्यान विषय उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की विशेषताएं, प्रासंगिकता एवं चुनौतियां। प्रस्तुत व्याख्यान विषय को तैयार करने के लिए मैंने प्रोफेसर MP दुबे सर की पुस्तक धर्मनिरपेक्ष भारत, संविधान के आईने की नज़र से आज़ादी से अमृत काल तक का अध्ययन कर प्रस्तुत व्याख्यान तैयार किया है। प्रस्तुत व्याख्यान विषय, जैसा कि आपको बताया, कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की विशेषताएं, प्रासंगिकता एवं चुनौतियां का अध्ययन करने का उद्देश्य है कि समान नागरिक संहिता के ऐतिहासिक पहलुओं का रेखांकन करना, उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता नियमावली का विश्लेषण करना, उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता नियमावली की विशेषताओं को विस्तृत रूप से रेखांकन करना, उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता नियमावली की प्रासंगिकता को उजागर करना, उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता नियमावली की चुनौतियों को पहचानना। प्रस्तुत व्याख्यान की अध्ययन की जो सीमा है वो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने हेतु ऐतिहासिक विकास क्रम को रेखांकित किया गया है तथा उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया है। विधि प्रस्तुत व्याख्यान के लिए जो अध्ययन विधि किया गया है, एक वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। अनुसंधान क्रिया विधि प्रस्तुत व्याख्यान के लिए गुणात्मक विधि पर आधारित यह प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों पर आधारित व्याख्यान है, जिसमें हम मुख्य चर्चा करेंगे समान नागरिक संहिता का ऐतिहासिक परिचय, ब्रिटिश शासनकाल में संहिताकरण और विधायन, संविधान सभा एवं एक समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता हेतु उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय, एक समान नागरिक संहिता के आधार, साहित्यों में एक समान नागरिक संहिता के लिए प्रस्तुत की गई समस्याएं, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की मुख्य विशेषताएं, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की मुख्य चुनौतियां, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के अध्ययन की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता और अंततः निष्कर्ष। प्रस्तुत है आप सभी के लिए व्याख्यान। भारत में प्राचीन काल में हिंदू विधि प्रचलित थी। यह विधि धर्म का अभिन्न अंग मानी जाती है। हिंदू विधि के मूल सिद्धांत वेदों तथा ईश्वरी दृष्ट ग्रंथों में पाए जाते हैं। इन्हें श्रुति कहा जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अति प्राचीन कालीन ऋषियों तथा मुनियों ने ईश्वरी शाश्वत शब्दों को सुना तथा आगे की पीढ़ियों की भलाई के लिए संप्रेषित किया। दूसरे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों को, जो श्रुति से भिन्न है, स्मृति कहा जाता है। स्मृति सूत्रों तथा शास्त्रों के सामूहिक रूप को कहते हैं, जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता था कि इनका रहस्य रचिताओं को प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराया गया था। इसलिए बाद में ग्रंथों से इसकी पवित्रता अधिक मानी गई। इसमें अनेक धर्मशास्त्र और विधि संहिता आती हैं। प्राचीन काल में न्याय व्यवस्था में धर्म सूत्र प्रमुख आधार बने रहे। वर्तमान भारत के विधान को अत्यधिक प्रभावित किया। उसके दाएं भाग पर लिखे हुए लेख धर्मरत्न नामक महान संकलन के एक अंश थे। 15वीं शताब्दी में वाचस्पति मिश्र ने विवाद चिंतामणि नामक 2 पुस्तकें लिखी, जिसमें पहली विधि सार संग्रह तथा दूसरी प्रक्रिया संहिता। दोनों पुस्तकें मनु, याज्ञवल्क्य
बृहस्पति, नारद, व्यास आदि के ग्रंथों पर आधारित रही। अब भारत के अंदर अरबों, तुर्कों तथा अफगानों के आगमन के साथ भारत में एक बिल्कुल नया धर्म इस्लाम आया। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान है, जिसमें साक्षात्कार के क्षणों में मोहम्मद साहब को जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ वह संग्रहित है। कुरान में अल्लाह की एकता, मनुष्य के कर्तव्य, अंतिम निर्णय की अटलता, संगठन, आचार और कानूनों का प्रतिपादन है। इस्लाम में धर्म और समाज का पूर्ण समन्वय है। परिवार, समाज, राज्य, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, शिष्टाचार, धर्म और दर्शन एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मुस्लिम विधि का क्षेत्र काफी व्यापक है तथा विधि ही धर्म है और धर्म ही विधि है। इसमें उपासना से लेकर संपत्ति के अधिकार तक सभी कुछ सम्मिलित है। भारत में सल्तनत काल में उमेला एक ऐसी राजनीतिक शक्ति बन गए थे जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इस काल में इस्लाम के मूल कानूनों शरीयत का उमेला की व्याख्या के अनुसार पालन होता था। भारत में सल्तनत काल में 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक मुकदमों का निर्णय शरीयत के अनुसार होने लगा। फलतः स्मृतियों की विधियों संहिता उपेक्षित सी हो गई, जो केवल हिंदू राज्यों में स्मृतियों की विधियों की प्रतिष्ठा शेष रही। अब भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक विधान व्यवस्था अंग्रेजों के साथ ब्रिटेन की दंड प्रक्रिया संहिता भी भारत आई। न्यायिक शक्तियों के प्रयोग के तहत न्यायालयों ने इंग्लैंड के विधान को केवल छोटे छोटे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के उपनिवेशों पर लागू किया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में एक न्याय योजना बनाई, जिसके अनुसार जिले को न्याय और दूसरे कार्यों के लिए शासन की इकाई बनाया। हर जिले में एक दीवानी और दंड न्यायालय की स्थापना की। दीवानी न्यायालय की अध्यक्षता जिले का कलेक्टर करता था और उसकी मदद के लिए भारतीय अधिकारी होते थे। फौजदारी अदालतों के अध्यक्ष भारतीय अधिकारी ही होते थे और उसकी मदद के लिए एक मुफ्ती और 2 मौलवी हुआ करते थे। ये दोनों अदालतें दीवानी और फौजदारी मामलों की उच्च अदालतें थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने देसी न्याय व्यवस्था और लिखित अथवा अलिखित न्याय नियमों को, जिनके की वे सर्वसाधारण अभ्यस्त थे, यथोचित परिवर्तन के साथ ज्यों का त्यों बना रहने दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स की न्याय योजना निश्चित ही भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। बाद में उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा, उसका मूल स्वरूप वही बना रहा, यहां तक कि यह योजना आज भी अपना प्रभाव बनाए हुए है। इस प्रकार भारतीय प्रजा धार्मिक मामलों से लेकर विमुख न हो जाए, इस प्रकार से ब्रिटिश अधिकारी हिंदू और मुस्लिम विधि को कानून बनाकर संशोधित करने के अनिच्छुक रहे, किंतु उन्होंने एक सबसे बड़ा क्रांति कदम यह उठाया कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं के सिद्धांत को अपनाया, जिससे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में समान नागरिकता स्थापना का मजबूत आधार तैयार किया। दूसरा, न्यायालयों ने धार्मिक ग्रंथों का स्थान विधि को देकर धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को बल प्रदान किया। ब्रिटिश शासनकाल में संहिताकरण और विधायन 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड तथा उसके उपनिवेशों पर सबसे अधिक प्रभाव प्रसिद्ध विधि विचारक जर्मनी बेंथम के विचारों का पड़ा। उसके विचारों ने भारत की विधान व्यवस्था में क्रांति ला दी। उसके अनुसार नैतिकता और कानून का मूलभूत उपदेश अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। बेंथम ने विधिक प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का समर्थन किया तथा प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक समझौते के सभी तरह के विचारों का विरोध किया। बेंथम ने विधि और न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में एक उदार सुधारवादी सिद्धांत तैयार किया तथा
भारत जर्मनी बेंथम के संहिताकरण के सिद्धांतों का परीक्षण स्थल बना। ब्रिटिश भारत में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1861, 1882 और 1888 ने अपराधों के संबंध में लागू होने वाली हिंदू और मुस्लिम विधियों को निरस्त कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता सन 1860 ने धर्म के नाम पर किए जाने वाले अमानवीय व्यवहारों को दंडनीय बना दिया। इसमें से सती प्रथा एक थी। इसी तरह से चोरी के लिए हाथ काटने, लैंगिक अपराधों के लिए पत्थर से मारने और दास्ता संबंधी मुस्लिम विधि को अवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में आने वाले मामलों में हिंदू और मुस्लिम विधि के अधिकार को वंचित कर दिया। इस प्रकार 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी और अपराध अदालतों द्वारा सजा योग्य घोषित किया गया। 1829 में बच्चों की शादियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बाल विवाह अवरोध अधिनियम पारित किया। 1856 में एक अधिनियम पारित करके विधवा विवाह को कानून संभव बना दिया गया। फिर 1872 में विशेष विवाह अधिनियम, जिसमें धर्म त्याग कर शादी के बंधन में बंधना रहा। 1913 में प्रिवी काउंसिल के द्वारा मुस्लिम वक्फ विधि मान्यकरण अधिनियम के प्रभावों को समाप्त किया, जिसे मुसलमानों ने अपनी धार्मिक विधि का अतिक्रमण माना। 1918 में मपिला उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया, जिसमें इन कानूनों के परंपरागत कानून को बदलकर मुस्लिम कानून लागू कर दिया। 1920 में कच्ची मेनन के संबंध में अधिनियमित किया। 1923 में विशेष विवाह संशोधन अधिनियम केवल हिंदुओं, जिसमें जैन सिख शामिल थे। इस अधिनियम के अधीन विवाह किया हुआ व्यक्ति पुत्र गोद नहीं ले सकता था, वह अपने कुटुंब से अलग हुआ माना जाता था। 1937 में हिंदू महिला संपत्ति अधिकार कानून पारित किया गया। इसी प्रकार 1937 में मुस्लिम स्वविधि विधि शरीयत अधिनियम इस मांग को पूरा करने के लिए पारित किया गया था कि किसी भी दिशा में परंपरागत विधि मुस्लिम स्वविधि विधि का स्थान न ले। इसी तरह से 1939 मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम में औरतों को विवाह विघटन के लिए न्यायालयों में जाने का अधिकार दिया। इस तरह से ब्रितानी संस्थाओं ने भी काफी सीमा तक स्वविधि विधियों का संहिताकरण किया, किंतु उसके बावजूद स्वविधि विधि को धर्म के चुंगल से नहीं छुड़ाया जा सका। उत्तराधिकार, विवाह, विवाह विच्छेद, दत्तक ग्रहण आदि मामलों में धर्मनिरपेक्ष आधारों पर विधि का निर्माण नहीं किया जा सका तथा भारतीयों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण एक स्वप्न सा बना। फिर भी इतना तो निश्चित है कि अनेक वैधानिक सुधारों से समाज की तमाम कुरीतियों को काफी हद तक कम किया जा सका, जैसे अंधविश्वास, अज्ञानता से उपजी प्रथा, बाल वध पर रोक लगाई, नर बलि, आत्महत्या, बच्चों की बलि, शारीरिक यातनाएं, शरीर के रक्त कण भेंट करना जैसे आदि कुरीतियों को समाप्त किया गया। बहु विवाह प्रथा पर रोक लगी, बाल विवाह प्रथा कमजोर हुई तथा उसके स्थान पर स्वाधीनता, विश्वास, अनुबंध, तर्क, सहनशीलता और मानवीय गौरव की स्थापना की कोशिश मील का पत्थर साबित हुई। दूसरी ओर विदेशी शासकों पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच ने भी हिंदू विधि को समाप्त कर अपनी विधि लागू कर दी। जैसे गोवा में पुर्तगाली समान नागरिक संहिता लागू की गई, पुडुचेरी में फ्रांसीसी नागरिक समान संहिता लागू की गई, जो अभी तक चल रही है। अब आगे हम बात करते हैं संविधान सभा एवं एक समान नागरिक संहिता। संविधान निर्माताओं ने देखा कि भारत में धर्म पर आधारित स्वविधि विधि यानी पर्सनल लॉ के कारण देश विभिन्न संप्रदायों में बंट गया था तथा अंततः देश दो भागों में बंट गया। संविधान निर्माता
ब्रितानी शासन की तरह से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाना चाहते थे, बल्कि वो संविधान को सामाजिक तथा आर्थिक सुधार का आधार बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि एक समान सिविल संहिता देश को समेकित तथा एकीकृत करने के लिए आवश्यक है, परंतु सभी समुदायों की सहमति एवं राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। इस प्रकार से 30 मार्च 1947 को मौलिक अधिकार उप समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सलाहकार समिति को दी, उसमें एक समान सिविल संहिता को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रखने के लिए सिफारिश की। के एम मुंशी ने इस संदर्भ में कहा कि विकसित मुस्लिम देशों जैसे तुर्की, मिस्र में अल्पसंख्यकों की सोई विधियां यानी जो पर्सनल लॉ एक समान संहिता सिविल संहिता के आड़े नहीं आई। सभी को एक समान सिविल संहिता का अनुपालन करना आवश्यक है। उनका कहना था कि विरासत और उत्तराधिकार का धर्म से क्या लेना देना हो सकता है। इसी प्रकार एक समान सिविल संहिता केवल अल्पसंख्यकों को ही प्रभावित करेगी। निश्चित रूप से यह बहुसंख्यक हिंदुओं, मयूख, मिता रक्षा दाय भाग को भी उतना ही प्रभावित रहेगी। सभी विधि को संगठित करने में एक निश्चित ही देश का हित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि विधियों की एक समान संहिता तो पहले से ही विद्यमान है, जो मानव संबंधों के प्रत्येक पहलू को शामिल किए हुए है, और सिविल विधि जिस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाई है वह केवल विवाह और उत्तराधिकार है। इसी प्रकार से ए कृष्णा स्वामी अय्यर का कहना था कि समान नागरिक संहिता से धर्म को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि अनुच्छेद का उपदेश ही आपसी सौहार्द पैदा करना है। जब ब्रिटिश शासन ने दंड विधि, संविदा तथा हस्तांतरण संबंध में कानून बनाए तो ऐसी आपत्ति नहीं उठाई गई। इसी तरह से ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि नीति निर्देशकों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति के उपदेश की प्राप्ति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि प्रतिबद्धता प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से सामाजिक परिवर्तन लाने की है। विभिन्न धर्मों के पालन करने वाले समुदायों के मध्य एक सर्वसम्मति बने, तत्पश्चात ही एक समान सिविल संहिता की दिशा में कदम बढ़ाए जाए। इसी प्रकार से डी स्मिथ ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के बारे में कहा कि यह एक प्रकार से भ्रूण के रूप में एक समान सिविल संहिता है। यद्यपि समान सिविल संहिता की दिशा में पृथक कदम था, किंतु यह वास्तव में स्वैच्छिक और अनुज्ञात्मक विधान था जो लोगों की इच्छा पर था। इस अधिनियम की कट्टरपंथी हिंदुओं और मुसलमानों ने कटु आलोचना की तथा इसे दोनों ने अपनी स्वयं विधि पर आक्रमण माना, यानी पर्सनल लॉ पर आक्रमण माना। अब आगे हम देखते हैं कि समान नागरिक संहिता हेतु उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों पर विचार किया। तदुपरांत सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णय और टिप्पणियां पारित की, जिन्होंने समान नागरिक संहिता की चर्चा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे कि मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985, सल्ला मुदगल बनाम भारत संघ 1995, शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018। एक समान नागरिक संहिता के आधार हम देखते हैं कि आपराधिक कानूनों, अनुबंध कानूनों, संपत्ति हस्तांतरण के आधार पर ही विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार एवं लिव इन रिलेशन को संहिताबद्ध किया जाए, जो कि सामंजस्य, समानता, एक नागरिक एक कानून, सभ्य समाज की दिशा में बढ़ने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। अब अध्ययन का जो उद्देश्य है ये हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, लेकिन जो साहित्यों में एक समान नागरिक संहिता की जो समस्याएं हैं देखा जाए तो लैंगिक असमानता एक माना गया, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास माना गया, निर्धनता माना गया,
अज्ञानता माना गया, विवेकशीलता का अभाव माना गया, संसाधनों का असमान वितरण माना गया, अवसरों की उपलब्धता में असमानता माना गया, वैचारिक मतभेद माने गए, अतिमुखी उन्मुखी माना गया, अतीत उन्मुखी पास ओरिएंटेड माना गया। इस तरह से हम देखते हैं कि जो अध्ययन की जो सीमा है, जो प्रस्तुत जो व्याख्यान है, इसमें समान नागरिक संहिता प्राप्त करने हेतु जो ऐतिहासिक विकास क्रम को रखा गया और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर विस्तार पूर्वक हम विश्लेषण आगे करेंगे। और विधि जो आपको बताया कि एक वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2024 पारित किया। हालांकि 2025 इसे माना जाएगा, जो स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना। यह पारित विधेयक उत्तराखंड के सभी निवासियों, अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत और लिव इन रिलेशन पर एक समान नियमों एवं कानून का प्रस्ताव करता है, चाहे उसका धर्म या आस्था कुछ भी हो। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रारूप को तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की गठन की घोषणा की। और समिति के जो अन्य सदस्य रहे, प्रमोद कोहली माननीय न्यायाधीश, श्री शत्रुघ्न सिंह IAS, श्री मनु गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल कुलपति दून विश्वविद्यालय, श्री अजय मिश्रा सचिव RC उत्तराखंड। 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति गठित की गई और 2 फरवरी 2024 को रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 8 मार्च 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में विधेयक पारित किया और उसे राष्ट्रपति जी के अनुमोदन हेतु भेजा गया। 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति से विधेयक पर अनुमोदन मिला और 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट से पास किया। तत्पश्चात दिनांक 27 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया, जिसके लिए एक पोर्टल की भी व्यवस्था की गई है और जिसमें 80 से भी अधिक बैठकें हुई और समिति को लगभग 2,33,000 से भी अधिक सुझाव मिले। और उत्तराखंड का यह कानून संविधान के अनुच्छेद 44 यानी राज्य के नीति निचत तत्व से संबंधित है, जो कि समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र और राज्य को समान रूप से कानून बनाने का अधिकार है। तो उत्तराखंड सरकार ने समवर्ती सूची के अनुपालन में ही उत्तराखंड प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून बनाया, जो राज्य के पूरे भारत के क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसको अपने राज्य में लागू किया है। अब इसके अंदर जो है वो विवाह है, तलाक है, तलाक पर भरण पोषण है, उत्तराधिकार है, लिव इन रिलेशनशिप है। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें यह राज्य के जनजातीय समुदाय को छोड़कर उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है। विधेयक की धारा 2 में प्रावधान किया गया कि संहिता में निहित कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और उन व्यक्तियों के समूह पर लागू नहीं होगा जिनके प्रथागत अधिकार भारत के संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षित है। विवाह के संबंध में यह कानून बताता है कि विधेयक विवाह के 60 दिनों के भीतर अनिवार्य पंजीकरण का आदेश देता है। यह प्रावधान उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है, चाहे विवाह राज्य के भीतर हो या बाहर हो। हालांकि विवाह का गैर पंजीकरण इसे अमान्य नहीं करेगा। संबंधित पक्ष को 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
जानबूझकर गलत जानकारी देने वालों को 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की कारावास की सजा हो सकती है। अदालत के आदेश के बिना कोई भी विवाह विघटित भंग नहीं किया जा सकता, अन्यथा 3 वर्ष तक की कैद हो सकती है। तलाक की कार्रवाई के संबंध में ये बात करते हैं कि पुरुषों और महिलाओं को तलाक के संबंध में समान अधिकार दिए गए हैं। तलाक के आधारों में व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, दूसरे धर्म में परिवर्तन, मानसिक विकार आदि शामिल हैं। विधेयक के अंतर्गत महिलाओं को केवल 2 परिस्थितियों में तलाक लेने के लिए विशेष अधिकार है। यदि पति को बलात्कार या किसी भी प्रकार के अप्राकृतिक यौन अपराध का दोषी पाया गया, यदि पति की 1 से अधिक पत्नियां हैं, तलाक के संबंध में 5 वर्ष के आयु तक के बच्चे की कस्टडी मां के पास रहती है। हालांकि 1890 का अभिभावक और वार्ड अधिनियम अदालत द्वारा नियुक्त संरक्षककर्ता को नेतृत्व करना जारी रखेगा। विरासत के संबंध में विधेयक बेटों और बेटियों को समान संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करता है, जिसमें अवैध बच्चे, गोद लिए हुए बच्चे और सरोगेसी या सहायक प्रजनन तकनीकी के माध्यम से जन्मे बच्चे शामिल हैं। यह 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पृथक संपत्ति को नियंत्रित करने वाली सहभागिता प्रणाली को समाप्त कर देता है। निरस्त उत्तराधिकार के मामलों में जहां कोई पंजीकृत वसीयत नहीं है, यह विधेयक मौजूदा व्यक्तिगत कानून से अलग हटकर जीवन साथी, बच्चों और माता पिता के लिए समान संपत्ति अधिकारों की गारंटी देता है। सैनिकों के लिए वसीयत पर विशेष अधिकार नियम इसमें लागू है। समान नागरिक संहिता में सशस्त्र बलों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें कोई सैनिक, वायु सैनिक या नौसैनिक विशेष अभियान में है तो वह विशेषाधिकार वाली वसीयत कर सकता है। यह अपने हाथ से कोई वसीयत लिखता है और उसमें उसके हस्ताक्षर या फिर साक्ष्य नहीं है, फिर भी इस आधार पर वह पुष्टि द्वारा मान्य होगी कि वह हस्तलेख उसी सैनिक का है। विशेष सेवा समाप्त होने के बाद वह सैनिक जीवित रहने की स्थिति में 1 माह बाद वसीयत सुनी मानी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेर रिलेशनशिप। इस विधेयक में LGBT क्वेर समुदाय के सदस्यों को अपनी परिधि से बाहर रखा गया और यह केवल विषम लैंगिक संबंधों पर लागू होता है। हालांकि इस विधेयक में पार्टनर जैसे लिंग तटस्थ शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह लिव इन रिलेशन को विशेष रूप से एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध के रूप में परिभाषित करता है, जो वैवाहिक रिश्ते के समान एक घर मकान में एक साथ रहते हैं। बहुविवाह का निषेध। विधेयक की धारा 4 में कहा गया है कि नए विवाह के किसी भी पक्षकार के विवाह के समय कोई अन्य जीवन साथी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यह द्विविवाह और बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है। कुछ विवाह प्रथाओं का अपराधीकरण। यह विधेयक मुस्लिम समुदाय में प्रचलित कुछ विवाह विधेयकों प्रथाओं जैसे निकाह, हलाला और 3 तलाक को उनके नाम लिए बिना प्रतिबंधित करता है। उदाहरण के लिए विधेयक की धारा 30A के अनुसार अन्य व्यक्तियों को बिना किसी पूर्व शर्त के अपने तलाकशुदा जीवन साथी से पुनर्विवाह करने का अधिकार है, जिससे निकाह व हलाला की प्रथा समाप्त हो जाती है। लिव इन रिलेशनशिप। राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी लिव इन रिलेशनशिप को जो अनिवार्य रूप से पंजीकृत करना पड़ा होगा, भले ही संबंधित पुरुष और महिला उत्तराखंड के निवासी हो या नहीं। यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युग्म या जोड़े अपना बयान नहीं देते हैं तो उन्हें एक नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। भागीदार केवल इसी आशय का एक औपचारिक बयान प्रस्तुत करके संबंध समाप्त कर सकते हैं। अपने लिव इन पार्टनर द्वारा छोड़ी गई महिला सक्षम न्यायालय के माध्यम से भरण पोषण का दावा कर सकती है। ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप जो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में शामिल किया गया एक क्रांतिकारी कदम है।
बच्चों की कानूनी मान्यता। इस विधेयक ने अवैध बच्चों की अवधारणा को समाप्त कर दिया। नया कानून शून्य विवाहों के साथ साथ लिव इन संबंधों से पैदा हुए बच्चों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। अब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की मुख्य विशेषताएं। पहला है लैंगिक समानता। यह विधेयक विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून में मौजूदा भेदभाव प्रथाओं, विशेष रूप से विरासत और भरण पोषण के संबंधित प्रथाओं को समाप्त करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। यह बहुविवाह जैसे भेदभावपूर्ण रीतियों को भी समाप्त कर सकता है। कानूनी प्रणाली का सरलीकरण। विभिन्न समुदायों में व्यक्तिगत कानून को सुव्यवस्थित करने वाली कानूनी प्रणाली को सरल बनाया जा सकता है, जिससे यह कानून जनता के लिए अधिक आसान और समझने योग्य हो जाएंगे। राष्ट्रीय एकीकरण। यह धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों पर आपराधिक भेदभाव को दूर करके राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दे सकता है। समानता को बढ़ावा। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, कानून के तहत समान व्यवहार किया जाए। इस प्रकार यह प्रस्तावना में परिकल्पित समानता के आदर्श को बढ़ावा देने में मदद करेगा। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता एक धर्मनिरपेक्ष प्रांत को प्राप्त करने में मदद करेगा, जहां कानून सभी के लिए समान है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इस प्रकार यह राज्य में धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को बढ़ाने देने में मदद करेगा। इसी तरह से लैंगिक समानता, जो पूर्व में चर्चा की, इसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न धार्मिक समुदायों के वर्तमान व्यक्तिगत कानून महिलाओं को विवाह, तलाक, विरासत एवं संपत्ति के अधिकारों से संबंधित मामलों में नुकसानदेह स्थिति में रखते हैं। यूसीसी को लागू करने से इन क्षेत्रों में महिलाओं को समान व्यवहार और अवसर सुनिश्चित होंगे, जिससे लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के कार्य को बढ़ावा मिलेगा। आगे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होने से एकता और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। यह बदले में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देगा और भारत को सच्चे अर्थों में एक राष्ट्र के रूप में उभरने में मदद करेगा। आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा। पुराने धार्मिक कानूनों को समाप्त करके यूसीसी वर्तमान मूल्यों और नैतिकता के आधार पर एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की प्रगतिशील आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। वैश्विक छवि में सुधार। वैश्विक छवि के साथ साथ राष्ट्रीय छवि में भी उत्तराखंड की प्रासंगिकता बढ़ेगी। अन्य राज्य भी उत्तराखंड राज्य के यूसीसी को अपनाने की ओर अग्रसर होंगे और यूसीसी को अपनाने से समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध एक प्रगतिशील और समावेशी लोकतांत्रिक के रूप में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में वृद्धि होगी और यह भारत के कानूनी ढांचे को वैश्विक मानवाधिकार मानकों और आधुनिक लोकतांत्रिक प्रथाओं के साथ रेखांकित करेगा। अब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की जो चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को उजागर किया है बहुत सारे आलोचकों ने, तो उनमें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय का प्रभाव। आलोचकों ने तर्क है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय को असमान रूप से प्रभावित कर सकता है, जिनकी पारंपरिक प्रथाओं और सांस्कृतिक पहचानों की उपेक्षा की जा सकती है। इससे उनके मध्य पारंपरिक रीति रिवाजों और धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। संवैधानिक चुनौतियां। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि यह विधेयक कुछ संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता से संबंधित अधिकार। इससे कानूनी चुनौतियां और क्रियान्वयन में देरी हो सकती है। और सामाजिक तनाव। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि विधेयक को लागू करने से संभावित रूप से अलग अलग समुदायों के बीच सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, विशेषकर अगर अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया हो। इस आधार पर
इसके साथ ही कुछ आलोचक हैं जो निजता के अधिकार का उल्लंघन मानते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण के प्रावधान निजता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गरिमा के से जीने के अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं। इसी तरह से एलजीबीटी क्वेर के अधिकार यूसीसी के समलैंगिक संबंधों को बाहर करने के लिए और एलजीबीटी क्वेर अधिकारों और कानून के तहत समानता को लेकर चिंताएं उठना स्वाभाविक है। फिर कुछ आलोचकों ने किया कि निगरानी के मुद्दे को लेकर उन्होंने बोला कि निगरानी से संबंधित विधेयक के प्रावधानों का संभावित रूप से विभिन्न धर्म या जातियों के जोड़े युग्मों को लक्षित करने और डराने धमकाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसी आधार पर कुछ आलोचकों ने अल्पसंख्यक और हाशिए पर मौजूद महिलाएं विधेयक के कुछ प्रावधान अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक प्रथाओं और सांस्कृतिक पहचानों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता पैदा कर सकते हैं और हाशिए पर खासतौर पर मौजूद समुदाय की उन महिलाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं जो प्रथागत समर्थन प्रणाली पर निर्भर है। इसी तरह से कानूनी चुनौतियां हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक कुछ संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता और समानता से संबंधित अधिकारों का। तो इन चिंताओं से भविष्य में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों के बारे में विभिन्न समुदायों को नियंत्रित करने वाले कानूनों की विविधता ही यूसीसी का प्रारूप तैयार करना और उसे लागू करना एक बहुत बड़ा कठिन चुनौतीपूर्ण रहा है उत्तराखंड के लिए। लेकिन इसको प्रत्येक समुदाय के कानूनों की बारीकियों को पर्याप्त रूप से संबोधित और सम्मान करता हो तो कोई ऐसी समस्या नहीं दिखती। धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा। कुछ आलोचकों का मानना है कि यूसीसी के माध्यम से एक समान कानून लागू होने से नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को उल्लंघन होगा जो उनके धार्मिक मान्यता और प्रथाओं के विपरीत हो सकता है। इससे धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप भी हो सकता है। फिर कुछ आलोचक मानते हैं कि सांस्कृतिक विविधता को खतरा हो सकता है। ऐसी विविध समुदायों पर एक समान कानून थोपने से विभिन्न धार्मिक समुदायों की विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और संवेदनशीलताओं की अनदेखी होगी। कुल मिलाकर यह विविधता के विचार के खिलाफ जा सकता है, ऐसा आलोचकों का मानना है। कुछ आलोचक इस तरह की बात करते हैं कि बहुसंख्यकवाद का भय है। इस बात की चिंता है कि एक यूसीसी बहुसंख्यक धर्म की मान्यताओं और प्रथाओं को प्रतिबिंबित कर सकता है। इस प्रकार जो है यह अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक दृष्टिकोण थोपने के समान हो सकता है, इसलिए अल्पसंख्यक समूहों के हाशिए पर जाने का कारण बन सकता है। इस तरह से आलोचकों ने और भी बातें कही हैं, जैसे सामाजिक अशांति का खतरा बन सकता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए यूसीसी को लागू करने का प्रयास सामाजिक अशांति को जन्म दे सकती है और सांप्रदायिक विभाजन को गहरा कर सकता है। अब इस अध्ययन की उपयोगिता और इसकी प्रासंगिकता क्या है उत्तराखंड के दृष्टि में, भारत की दृष्टि में और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि में देखा जाए तो उत्तराखंड सरकार ने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 का पालन करने का प्रयास किया है। प्रयास ही नहीं, उसको लागू भी कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता ने धार्मिक नियमों की तुलना में एक समान सिविल संहिता के उद्देश्यों को वरीयता दी है। फिर विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, गोद लेने आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून को संदर्भित करता है जो सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। इसी तरह से उत्तराखंड सरकार ने न्यायालय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रूढ़िवादिता, मध्ययुगीनता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए ठोस आधार पेश किया है। इसी तरह से धर्मनिरपेक्षता, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना का प्रयास किया है। उत्तराखंड सरकार ने किसी एक कोर्ट बिल पर आधारित नहीं है। जो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई है, यह किसी एक कोर्ट बिल पर आधारित नहीं है। उत्तराखंड में संहिता से विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित किया है जो वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के अंतर्गत व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करते हैं। उत्तराखंड में संहिता के द्वारा विभिन्न धर्मों और समुदायों पर आधारित असमान कानूनी प्रणाली को समाप्त करके
सामाजिक सौहार्द, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। उत्तराखंड में संहिता न केवल समुदायों के मध्य बल्कि एक समुदाय के भीतर भी कानून की एकरूपता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत सभी धर्म की महिलाओं को पैतृक संपत्तियों, गोद लेने और तलाक में समान अधिकार दिया गया है। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के संदर्भ में पूर्व में भी मुख्य न्यायाधीश वी.एन. खरे ने सल्ला मुद्गल मामले में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के विचारों को प्रतिध्वनित करते हुए मत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 44 को उचित महत्व नहीं दिया गया था समान नागरिक संहिता बनाने के संदर्भ में। और अनुच्छेद जो 25 है, न्यायालय के मत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 44 सामाजिक संबंधों और पर्सनल लॉ से धर्म को अलग करता है, जिसमें कोई संदेह नहीं कि विवाह, उत्तराधिकार जैसे विषय जो पंथ निरपेक्ष प्रकृति के होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 25 और 44 के अंतर्गत प्रतिस्थापित गारंटी के अधीन नहीं ला जा सकते हैं। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश श्री वी.एन. खरे ने सल्ला मुद्गल मामले में यह निर्णय जो दिया और उत्तराखंड सरकार ने इसका बहुत सुंदर तरीके से अपने यहाँ समान नागरिक संहिता बनाकर न्यायालय के इस निर्णय का पालन किया। अब इस संदर्भ में हम सुझाव दे सकते हैं, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जो लागू की गई है, अब इसको किस तरह से आम जनता के बीच में लागू किया जा सकता है। पहला जो सुझाव है, न्यायिक शिक्षा। न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को जनता के बीच में जिला न्यायिक विधि सेवा के माध्यम से संहिता को लागू करने में मदद मिलेगी। फिर है संवाद और परामर्श। धार्मिक समुदायों, कानूनी विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी जिसमें एनजीओज आते हैं, उन संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श लेने से विधेयक के बारे में चिंताओं को समझने और हल करने में मदद मिल सकती है। सार्वजनिक शिक्षा। लोगों को विधेयक के संभावित लाभों के बारे में सूचित करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा अभियान आदि के माध्यम से आम सहमति बनाने और इसके क्रियान्वयन के लिए समर्थन जुटाने में मदद मिल सकती है। इसी तरह से समावेशिता। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह व्यक्तिगत कानूनों में समानता को बढ़ावा देने और अपने बहु संस्कृति समाज की विविध सांस्कृतिक और धार्मिक पहचानों का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाने की क्षमता रखती है। निगरानी और मूल्यांकन। जब तक समान नागरिक संहिता लागू होती है तो इसके क्रियान्वयन की निगरानी और समाज पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इससे आवश्यक समावेश करने और इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। राजनीतिक इच्छा शक्ति। राजनीतिक नेताओं को नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से विधेयक के क्रियान्वयन से जुड़ी जटिलताओं और चुनौतियों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक का पारित होना भारत में समान नागरिक संहिता के लागू होने के लिए लंबे समय से हो रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। कुछ कमियां और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों के बावजूद यह विधेयक सामाजिक न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की दिशा में राज्य और पूरे भारत की यात्रा में योगदान दे सकता है। इसके क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली चुनौतियों को सावधानीपूर्वक हल करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।